हुकूमत का टीएलपी से मुआहदा तय पा गया। उसकी तफसीलात क्या हैं ये अभी हमें पब्लिकली बताया नहीं गया, अनाउंस नहीं किया गया कि उस मुआहदे के अंदर क्या चीज़ें लिखी गई हैं। लेकिन पिछले चंद हफ्ते पाकिस्तानी सियासत के एतबार से देखें तो काफ़ी बेयकीनी के थे। पहले हमें काफ़ी कायल किया गया कि ये कालदम तंजीम है, दहशतगर्दी और वायलेंस में मुलव्वस है, तो हमें इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, इसको पाबंद करना चाहिए। बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ पाकिस्तान के ऊपर लग सकती हैं, तो इनका रास्ता रोकना है हमने। पाकिस्तानी सियासत में इसकी जगह नहीं। हुकूमत किसी सूरत नहीं चाहती कि सरेंडर कर दे, स्टेट की रिट कायम होनी चाहिए। ये वो बातें थी, हमें काफ़ी समझाया भी गया, ब्रीफ भी किया गया, लेकिन अल्टीमेटली फिर उसको क्या कहें, ग्रेट सरेंडर बोलें उसको, कि सारी रियासत की जो रिट थी वो एक तरफ रख दी गई और रात गए फिर सारी बातें मान ली गई। बल्कि 2 हुकूमत के नुमाइंदों को उस मीटिंग से उठा भी दिया गया, जो ज़्यादा पसंदीदा वहाँ पाए नहीं गए थे, उनको बाहर भेज दिया गया ताकि बातचीत का अमल आगे बढ़ जाए। सियासत के अंदर किसी भी सेक्टेरियन आउटफिट को उतनी ताकत नहीं मिलनी चाहिए कि रियासत की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके इंटरनल मैटर्स हैं, उसके इक़्तिसादी मामलात हैं, वो डिक्टेट करना कोई शुरू कर दे। ये एक रियासत की कमज़ोरी की अलामत होती है। लेकिन पिछले 5-6 सालों में पाकिस्तान में सियासत की कुछ नौइयत ऐसी रही है कि जब ज़रूरत पड़ती रही है उस वक्त कोई ना कोई तंजीम, कभी पैट की शक्ल में, कभी टीएलपी की शक्ल में, वो धरना ऐसा देकर हुकूमत के लिए दबाव बढ़ाती थी। ये बरेलवी ग्रुप कभी भी वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं रहे, लेकिन पैट के धरनों के बाद वो छड़ी और सोटी और लाठी का इस्तेमाल कुछ ऐसे हुआ कि पुलिस वालों को अपनी ज़िंदगियां गंवानी पड़ गई। अभी भी यही हुआ, टीएलपी के पिछले भी धरनों में हुआ, अब भी हुआ, दोनों तरफ से नुकसान हुआ। टीएलपी के अपने लोग भी ज़ख्मी हुए। ये कोई खुशकुन सूरत हाल नहीं है। तो वो लोग जो 2017 और 18 में तालियां बजाकर ये कह रहे थे कि हमारे लोग भी बेकरार हैं टीएलपी के साथ जाके बैठने के लिए, वो लोग अब मुश्किल में थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये बहुत ही एक नामुनासिब और नाखुशगवार सूरत हाल थी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज एक बन के सामने आई कि जीटी रोड ब्लॉक्ड है, और हमें फिर अल्टीमेटली ये भी बताया गया कि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा नहीं है कि जीटी रोड ब्लॉक्ड है। 6-7 हज़ार लोग बैठे हुए हैं। रेंजर्स को डिप्लॉय कर दिया गया, इख्तियारात वो दे दिए गए जो कराची में दिए गए थे, लेकिन पुलिस तो अब डंडे खा लेगी, सोटियाँ भी खा लेगी, उसको पत्थर मारेंगे, ज़ख्मी भी हो जाएंगे। गाड़ियों के नीचे पुलिस वाले कुचले भी गए। 114 पुलिसमैन ज़ख्मी हुए, 5 की अब तक शहादत हो चुकी है। रियासत को उसका भी किसी से हिसाब किताब बराबर करना है, उनकी भी कोई औलाद है। पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कभी भी आप इस तरीके से मरने के लिए छोड़ नहीं सकते। लेकिन क्या फ़ौज की डिप्लॉयमेंट एक हल था? फ़ौज गोली चला सकती है 5-6 हज़ार लोगों के ऊपर? इसका जवाब ना में है, बग़ैर किसी बहस के। और फिर आर्मी चीफ़ को इंगेज करना पड़ा। आर्मी चीफ़ ने बशीर फ़ारूकी साहब को इंगेज किया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान को इंगेज किया, और फिर एक एग्रीमेंट तय पाया जिसकी गारंटी भी देनी पड़ी। और मैं उसकी गारंटीज़ की वजाहत में नहीं जाऊँगा, लेकिन हुकूमत इतनी बेबस और लाचार अखीर में नज़र आई कि उसके अपने किए हुए मुआहदे की वक़्त भी कोई नहीं थी। अप्रैल में एक मुआहदा किया था, उससे पहले भी मुआहदे किए थे। और इस मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहले एक ब्रिगेडियर इजाज़ शाह ने मुआहदा किया एज इंटीरियर मिनिस्टर, फिर शेख रशीद अहमद ने उस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद का एक मुआहदा किया। उसके ऊपर अप्रैल में ये रेजोल्यूशन लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कौमी असम्बली में जा चुकी है। रेजोल्यूशन अभी नहीं पेश करनी, वो पहले ही प्रेजेंट हो चुकी है। और अंडरस्टैंडिंग अब उनसे ये थी कि आप उसी रेजोल्यूशन के ऊपर जो भी तय करेंगे हम मान लेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा इसरार नहीं करेंगे। लेकिन साद रिजवी की रहाई और कालदम की जो जमात के ऊपर एक छाप है उसको ख़त्म करना, इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं था। उनके बंदों के ऊपर भी तकरीबन रजामंदी थी कि जो 780A में आगे हुए या दूसरे आगे हुए हैं वो अदालतों से रिहाई होगी। हुकूमत भी लचक मुजाहरा करेगी, ज़्यादा जोर नहीं डालेगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इनको पीछे खींच लेती थी, फिर ये आगे आते थे, फिर पीछे खींच लेती थी, और अखीर में आके सारा कुछ वो मानना पड़ा। शायद उससे ज़्यादा नरमी का मुजाहरा करना पड़ा जो इब्तदाई दिनों में वो मांग रहे थे, उससे ज़्यादा देना हाथ से पड़ गया। तो ये आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है। 2 आपको बयानात सुनाता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि स्टेज के ऊपर हमें बताया गया कि हमने कुछ ऐसे लोग ढूंढने हैं जिन्होंने कई करोड़ रुपए की फंडिंग की थी टीएलपी के लिए। इंडिया से अकाउंट्स जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे टीएलपी को। अब देखें कितना बड़ा चार्ज है। मुझे कोई बताया जाए कि इंडिया से बैठ के कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है, तो मैं तो खुला के कहूँगा कि जान भी जाती है तो जाए। ऐसे लोग जो इंडिया से जो सपोर्ट कर रहे हैं उसका रास्ता रोकें। लेकिन उसी से रियासत ने एग्रीमेंट किया। अब ये मालूम नहीं है कि रियासत किसको इंडिया की सपोर्ट कहती है और किसको नहीं कहती है। पहले आपको शेख रशीद अहमद के बयान सुनाता हूँ, दिखाइएगा। मैं समझता हूँ कि ये मिलिटेंट हो चुके हैं। सादोकी में इन्होंने क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस नत्ती थी, उनके पास लाठियाँ थी, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हो गए।
70 जख्मी हैं, 70 में से 8 की हालत तशवीशनाक है। साबित हुआ कि उनका एजेंडा कुछ और है। मुझे डर है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसे अभी हमने कालअदम करार दिया है, वो समझने की कोशिश करें कि ये ना हो कि उन पर इंटरनेशनल पाबंदी लग जाए और वो दहशतगर्दों की आलमी तंजीम में आ जाएं। फवाद चौधरी साहब का भी सुनाइए। हिंदुस्तान के अकाउंट्स तरीके लबैक को सपोर्ट कर रहे हैं। वाज़ेह पॉलिसी डिसीजन लिया गया है और वो डिसीजन यही है कि ये जो अब कालअदम तरीके लबैक है, इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इनको हम कतई तौर के ऊपर अब एक सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे और बाकी इदारों को भी मैं समझता हूँ अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। ये जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक उनको दी गई है, उसके ऊपर अदालतों का जो मामला है, तमाम जो हमारे इदारे हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपना अपना किरदार अदा करें।